नमस्कार बचवा लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर नवदीप सर के साथ। और दोस्तों, आज साइटोलॉजी पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिकाएं मानव जीवन का आधार हैं। न सिर्फ कि मानव, बल्कि चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे जीव जंतु हों, उनमें सबसे छोटी चीज जो होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका से ऊपर फिर सारी की सारी चीजें होती हैं। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। कोशिका एक जीवनदायी इकाई से बना हुआ होता है, और ये जो जीवनदायी इकाई है, ये जीवनदायी इकाई या लाइफ गिविंग यूनिट कहते हैं इसको। इस जीवनदायी इकाई का नाम है प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म से बनी कोशिका। अब प्रोटोप्लाज्म से जो कोशिका बनी है, ये कोशिका से क्या होता है, तो ये कोशिका से बनते हैं ऊतक। ऊतक जो होते हैं, ऊतकों से क्या बनता है, तो ऊतकों से बनती है मांसपेशी। मांसपेशी से क्या बनता है, तो दोस्तों यह याद रखेगा कि मांसपेशी से, अच्छा, कोशिका से ऊतक, ऊतक से मांसपेशी, मांसपेशी से बनता है फिर अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है फिर ह्यूमन बॉडी। यानी ये कह सकते हो आप कि पूरा का पूरा अंग तंत्र से बनता है बॉडी, जिसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं या जीव कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जीवनदायी इकाई मतलब एक लाइफ गिविंग यूनिट है, जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसी प्रोटोप्लाज्म से सेल फॉर्मेशन होता है, सेल फॉर्मेशन से टिश्यू फॉर्मेशन होता है। टिश्यूज जो होते हैं वो मसल बनाते हैं, मसल जो होते हैं वह ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है मिला करके कोई ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई जीव, है ना दोस्तों। तो ये प्रक्रिया होती है ना एकदम शुरुआत से लेकर के। और अब हम इसी के बारे में अभी जानेंगे, कुछ इसी के बारे में पढ़ेंगे। पर उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बेसिक बता देना चाहता था। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो जीव होता है, वह जीव अपने बेसिक यूनिट इकाई कोशिका से किस तरह से जुड़ा हुआ है वह भी जान लेते हैं। देखो ध्यान से, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, बाकायदा एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखो, और मुझे भी इंस्टा की स्टोरी पर टैग करते रहना, है ना, है ना। ये देखो, स्मार्ट लग रहा हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पहला जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वह पहली अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डाल देते हैं। वो ये है दोस्तों कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें लिविंग बीइंग्स को स्टडी करते हैं, है ना। और देखो दोस्तों, जीव विज्ञान में दो शब्द होते हैं, एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब होता है पढ़ाई करना। तो बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीवों की पढ़ाई करना, यह कहला गया बायोलॉजी। तो बहुत सारे लोग इसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जाम हुआ है मोहसिन, यूपी पुलिस का, कैसा गया है बताइएगा जरूर। बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था दो व्यक्तियों ने, लैमार्क और ट्रेवेर्नियस। आप 1801 के आसपास के जब लैमार्क और ट्रेवेर्नियस को पढ़ते हो तो बायोलॉजी शब्द पहला उन्होंने ही दिया था। अच्छा, बायोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांच होती है। देखो, यो बायोलॉजी है, यो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसकी अलग अलग ब्रांच हैं। जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसे कहते हैं हम लोग जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और दूसरी है जिसे कहते हैं हम लोग बॉटनी, और बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान। तो एक तरफ जंतु विज्ञान, दूसरी तरफ पादप विज्ञान। अगर जंतु विज्ञान की बात करें ना, तो जंतु विज्ञान का मतलब होता है, अच्छा, जीव जंतुओं का अध्ययन, इसके पिताजी भी अरिस्टोटल हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरिस्टोटल को, अरिस्टोटल अरस्तु हैं, इनका ग्रीक नाम अरिस्टोटल है। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो ये भी अरिस्टोटल ही है, ये भी याद रखिएगा, अरस्तु को ही कहा जाता है। और एक पॉइंट यहां पर आता है कि बॉटनी के पिता कौन है, तो बॉटनी के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रास्टस। यह प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में कि बॉटनी के पिता कौन है, तो थियोफ्रास्टस हैं।
ये जो दोनों आप देख पा रहे हो व्यक्तियों को, ये लैमार्क हैं, ये ट्रेवर्नियस हैं। लैमार्क और ट्रेवर्नियस ने ये बायोलॉजी शब्द पहली बार दिया था। और ये जो आप देख पा रहे हो ये व्यक्ति हैं अरस्तु, अरिस्टोटल, इन्हीं को कहा जाता है। और अरिस्टोटल, अच्छा दोस्तों, जितने लोग लाइव हो और लाइक नहीं कर रहे हो, सेशन को मात्र देख रहे हो, क्या है ये, क्या हो गया है हमारे दोस्तों को? क्या हमारे मित्र अब हमारा सेशन लाइक भी नहीं करेंगे? क्या इस चीज की मुहिम चलनी चाहिए? जल्दी से बताइएगा। खैर दोस्तों, जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है बॉटनी, दूसरी है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पौधों का एक बॉटनी है, दूसरी जूलॉजी है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। वनस्पति विज्ञान के पिताजी का अगर जूम करके चेहरा देखना चाहो तो आप जूम करके देख सकते हो। ये हैं पुराने समय पर जो ग्रीक लोग हुआ करते थे, ये है थियोफ्रेस्टस भाई, ठीक है। और थियोफ्रेस्टस के अलावा दूसरे हैं अरिस्टोटल। अगर आप अरिस्टोटल को जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो ये जान लो कि इस दुनिया के सबसे महान फिलोसफर्स, है ना, सबसे ज्यादा महान फिलोसफर्स में से एक हैं जिनका नाम है अरिस्टोटल। बहुत कमाल के व्यक्तित्व। सिकंदर इनका शिष्य था जिसने पूरी दुनिया जीतने की लगभग कोशिश की थी। दुनिया तो नहीं जीती थी, लेकिन विश्व विजेता सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो विश्व विजेता सिकंदर के गुरु का नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की बुनियादी और संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। 1665 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के जो व्यक्ति हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब कोशिका की खोज की तो वो मरी हुई थी। अच्छा, आज तक आपको ये समझ में आया कि जो कोशिका है, इस कोशिका को चलिए हम लोग इस तरह से देखते हैं, ये तो कोशिका का है ही, लेकिन इस कोशिका के अंदर ये कोशिकाओं के छोटे छोटे अंग होते हैं जिनको कोशिकांग कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लेकिन 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 मुझे सबसे पहले इसका उत्तर चाहिए। ये रॉबर्ट हुक भैया अपने सिर के ऊपर ये भेड़ वाले बाल काहे रखते थे? क्या है ये तरीका अंग्रेजों का? बताओ जल्दी से, अंग्रेजों का ये कौन सा तरीका है जो ये भेड़ वाले बाल रखा करते थे अपने सिर पे? बताओ, आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसका? कोई कारण समझ में आ रहा है? क्यों रखते थे ये भेड़ जैसे बाल? खैर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कोशिकाओं की संरचना और संरचना के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिकाओं की संरचना और संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी है। अगर कोई एक ऐसा जीव जो एक कोशिका से बना हो तो उसे हम एक कोशीय जीव कहते हैं। अगर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ जीव हो तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सिंगल सेल, है ना, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक सी बात, ये साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है इस दुनिया में जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है जो कि सबसे छोटी कोशिका के रूप में वर्णित है। दोस्तों याद रखिएगा, एक तरह का बैक्टीरिया ही है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। न्यूरॉन तो मीटर भर की हो सकती है। याद रखिएगा, न्यूरॉन जो कोशिका होती है, न्यूरॉन कोशिका इवन 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है ना, 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और न्यूरॉन कोशिका कहां पाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है मानव शरीर में, मस्तिष्क में। और आप सभी जानते हैं कि मस्तिष्क न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हालांकि किसी किसी की खोपड़ी खाली भी होती है, उनके यहाँ न्यूरॉन कोशिकाएं होती नहीं है, परंतु फिर भी आप याद रखिए, मस्तिष्क की जो हम बात कर रहे हैं, मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर यह कोशिका पाई जाती है न्यूरॉन नाम की। अब आप वैसे तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ते ही रहते हो, लेकिन न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हुए ये देखिए, ये माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम है, बैक्टीरिया है छोटा सा। ये देखिए, न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डेंड्राइट होते हैं जहां पर जानकारी आती है, एक्सॉन होते हैं जहां से जानकारी भेजी जाती है, एक्सॉन के माध्यम से जानकारी भेजना और डेंड्राइट के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करना। ठीक है। और मुनिंद्र कह रहे हैं कि सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? देखो, न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड होते हैं
बेसिकली जो ये न्यूरॉन कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं एक ऐसे तरह के द्रव के अंदर मौजूद हैं जिन द्रवों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रसार बड़ी तेजी से होता है। तो जैसे हमारे दिमाग से कोई भी जानकारी आपके अंगों तक आनी है या कोई भी अंगों की जानकारी दिमाग तक जानी है, तुरंत दिमाग के अंदर उन जानकारियों का पूरी तरह से प्रवाह बना करके रखने के लिए ये न्यूरॉन जिम्मेदार हैं। ठीक है, आगे चलें। तो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी कहने का मतलब एग यॉक, ये जो पीले कलर का पोर्शन है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ये देखो हाथ में ही पकड़ा हुआ है, कितना बड़ा अंडा है, इतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। मतलब अगर शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट बना लिया जाए तो ये मान करके चलिए कि लगभग 3 लोग आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग आराम से ब्रेकफास्ट कर ले, 3 लोग आराम से नाश्ता कर ले, इतना होता है शुतुरमुर्ग के अंडे से निकला हुआ पूरा मटेरियल। तो पूरा बन जाएगा ये। ठीक है चंदन जी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू अपीयर, बिकॉज इन एवरी एग्जामिनेशन यू विल फाइंड साइंस क्वेश्चंस एंड साइंस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सेम वेदर यू टॉक अबाउट द एसएससी जीडी और यू टॉक अबाउट द एसएससी सीजीएल। लेकिन देखो दोस्तों, अभी हम ये जो चर्चाएं कर रहे हैं, उन चर्चाओं के तहत मुनिंद्र का ये कहना है कि सर सेल वॉल तो मौजूद ही नहीं होती होगी माइकोप्लाज्मा में। सेल वॉल तो मौजूद हमारे एनिमल सेल में भी नहीं होती। सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल तो हमारे एनिमल के सेल में कहीं होती ही नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी कोशिकाएं मौजूद हैं, उन कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है। चलो खैर, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन क्यों लेने का रे। 2 तरह की कोशिकाओं को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होते हैं, यह प्राथमिक कोशिकाएं होते हैं। इसमें परमाणु झिल्ली, परमाणु झिल्ली का मतलब ये होता है कि जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब केंद्रक झिल्ली, वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती। वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो बुनियादी संरचनात्मक चीजें हैं ना, वो बुनियादी संरचनात्मक चीजें यहाँ मिलती हैं, ये बैक्टीरिया जैसी। प्रोकैरियोटिक, इनके अंदर इनका केंद्रक किसी केंद्रक झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता, केंद्रक पूरी तरह से खुला हुआ होता है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये एक कोशिकीय कोशिकाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब कि इसमें बहुत से कोशिका के अंग होते ही नहीं हैं, और चूंकि कोशिकांग नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में, इसलिए इसकी बुनियादी संरचना वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जैसी होती है, और इनमें परमाणु झिल्ली अंदर की तरफ नहीं मौजूद होती। लेकिन केंद्रक झिल्ली ना मौजूद होने वाले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अलावा दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और ये देखिए, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, ये पूर्ण कोशिका होती है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मौजूद होती है बाकायदा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब केंद्रक झिल्ली। तो एक तो केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। पशु पौधे जितनी कोशिकाएं हैं वो सब ऐसी ही होती हैं। और अगर आप इन कोशिकाओं को थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तो जूम इन करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोशिकाएं बाकायदा अंदर की तरफ, ये देखिए केंद्रक मौजूद है, ये केंद्रक की झिल्ली है, जिस केंद्रक की झिल्ली में ये मौजूद है हमारी कोशिका। कोशिका के अंदर का जो हिस्सा है इसे केंद्रक माना जाता है। और तो और यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं, जैसे अंतःद्रव्यी जालिका, इसको कहते हैं खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका में जो राइबोसोम होते हैं, राइजोबियम निकल रहा था, राइजोबियम तो अलग चीज है। जो राइबोसोम यहाँ मौजूद होते हैं वह राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहे जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार हैं ये। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा? राइबोसोम में होगा। अभी इसी से संबंधित और भी फैक्ट्स हम बताते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते रहिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है वह हमने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी जब हम साइंस का ये पढ़ा देंगे ना पोर्शन, तो इसका एक PDF बना करके आपको दे देंगे, किसी सेशन में लगवा देंगे। तो आपको डेली सेशन अटेंड करना पड़ेगा, और डेली सेशन अटेंड करते हुए आप किसी सेशन में पाओगे कि आपके कमेंट सेक्शन में लगा दी गई है।
ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास है एक एनिमल यानी कि जीव की कोशिका और दूसरी तरफ हमारे पास है एक पौधे की कोशिका। अब देखो सबसे बड़ी बात जो पौधे की कोशिका में है, पौधे की कोशिका में एक सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, जबकि आप यहां देखिए कहीं कोशिका भित्ति है ही नहीं। पौधे की कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वगैरह पाए जाते हैं जो इसको हरा रंग देते हैं। यहां कोई नहीं होता क्लोरोफिल। मतलब समझो ना आप कि जो जीव की कोशिका है, जीव की कोशिका में कोई हरे रंग का वर्णक होता है क्या? कोई क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कुछ भी मौजूद नहीं होता। तो जीव की कोशिका में बल्कि पौधों की कोशिका से कम ही अंग होते हैं, लेकिन पौधों की कोशिकांग ज्यादा होते हैं, क्योंकि पौधों में एक तो उन्हें बाहर से संरक्षित भी करना है। मानव शरीर बहुत ज्यादा विकसित होता है, पौधों का शरीर उतना ज्यादा विकसित नहीं होता। तो जो जानवरों का शरीर है, जानवरों का शरीर प्रॉपरली मतलब अच्छे से विकसित है। अब अच्छे से विकसित होने वाले मतलब ये मान करके चलिए कि अगर पौधे भी अपना जीवन जीते हैं, पौधे शुरुआती में पौधे होते हैं, फिर पौधों से वो पेड़ होते जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं। तो अगर मैं इस क्रम को बस बता दूं आपको, है ना, अकेले इस क्रम मात्र को बता दूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो अकेले इस क्रम में आत्मा तो इनके अंदर भी होती है, पेड़ पौधों के अंदर भी पेड़ पौधे भी अगर जिंदा हैं तो आत्मा है उनके अंदर, है ना। तो अब बताइए जो लोग जीव को खाते हैं और जो लोग पेड़ पौधों को खाते हैं उनमें क्या अंतर हुआ? तो जीव क्या है, चल फिर सकता है, तो उसको मार करके खाने में आपको लगता है खराब चीज है, और पालक चल फिर नहीं सकती तो उसको मार के आपने खा लिया। ये तो गलत बात है है ये बताओ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अगर जीवों में भी आत्मा होती है, पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, उस हिसाब से जो पेड़ पौधे हैं, पालक का जो पौधा है, पालक के पौधे को आपने मार के इसलिए खा लिया क्योंकि चल फिर नहीं सकता, और दूसरा वाला जो है वो चल फिर सकता है तो उसको मार के नहीं खाएंगे, नहीं भाई हम वेजिटेरियन हैं। ये तो फिर गलत हो गया ना। या तो फिर सब लोग वेजिटेरियन ही रहें और या तो सब लोग फिर नॉन वेजिटेरियन ही रहें, है ना। चलो खैर मजाक की बात है, ऐसे ही रख दिया आपके सामने। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोई भी जीव के कोशिका के बाहरी आवरण में यह कोशिका झिल्ली होती है ना। पौधे की कोशिका में यह कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और वैसे तो अब इनका निर्माण किससे होता है? तो देखो दोस्तों, जो पौधे की, थोड़ा ध्यान से देखना, पौधे की और जीव की जो कोशिका होती है, उस कोशिका झिल्ली के ऊपर वाले यानी कि कोशिका के ऊपर वाले प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कैसे होता है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है प्रोटीन से। अब आप देख लो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मौजूदगी कम है, लेकिन प्रोटीन की मौजूदगी देखिए, है ना। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन यहां पर है, चैनल प्रोटीन यहां पर है, ग्लोबुलर प्रोटीन यहां पर है, ग्लाइकोप्रोटीन यहां पर है, ग्लाइकोलिपिड यहां पर है, और तो और पेरिफेरल प्रोटीन भी है और इंटीग्रल प्रोटीन भी है। यानी इतने सारे प्रोटीन मिलकर के हमारे कोशिका के ऊपरी परत को बनाते हैं। अब ये बताओ कि अगर कोशिका के जो सबसे बाहर की परत है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, उस प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण इतने सारे प्रोटीन मिलकर के कर रहे हैं, तो आप अपने खाने में कितना प्रोटीन खाते हैं? अरे भैया खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, पनीर वगैरह खाइए, दूध पीजिए। दूध में तो हालांकि उतना नहीं, पर पनीर में खूब प्रोटीन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और खाने में दाल खाइए। और जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग शाकाहारी नहीं होते, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वो सर्वाहारी लोग मांस खा करके प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको मांस खाना चाहिए। जो खाते हैं वो खाते हैं, जो नहीं खाते वो नहीं खाते। हम दोनों तरफ ठीक है भाई। शिकायत नहीं है तो खाने वाले से नहीं खाने वाले को क्यों शिकायत हो जाती है? समझ रहे हो? फिर मुंह ऐसा बनाते हैं ना, कसम से उनका मुंह देख के लगता है कि हे भगवान, अगली बार तो मतलब सब खराब है। गुरुवर क्या हुआ? आइए 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 ना, अरे आइए। अच्छा ठीक है, तो ये समझ गए दोस्तों बड़े ध्यान से। हाँ, तो ये जरूरी है, जो लोग है ना, जो लोग भी मांसाहार का सेवन करते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा। जो लोग शाकाहारी, मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, ठीक है जो है। लेकिन प्रोटीन की पूर्ति आपके शरीर में अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन दालों के माध्यम से, प्रोटीन चने के माध्यम से, मतलब जो दलहन फसलें होती हैं उनके माध्यम से मिलता ही है, सोयाबीन के माध्यम से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन अपने शरीर में खूब लीजिए। जितना बढ़िया प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा,
उतना बढ़िया आपके शारीरिक ग्रोथ को वो आगे बढ़ाएगा। पर याद रखिए, प्रोटीन लेना और प्रोटीन लेने के बाद फिर थोड़ी बहुत मेहनत भी करना। हालांकि प्रोटीन खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोटीन खाने के काफी देर तक भूख नहीं लगती, तो फिर इंसान ऐसे अंट संट चीजें भी नहीं खाता जिससे मोटा हो जाए, क्योंकि मोटा भी तो नहीं होना है। आप खुद ही सोचो, कौन इंसान चाहता है कि मैं इतना फैल जाऊं? नहीं ना, सारे चाहते हैं कि मेरी एकदम ऋतिक रोशन जैसी बॉडी हो। मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल भी चाहती हैं कि दीपिका पादुकोण जैसी बॉडी हो, फिट भी रहे, मोटे भी ना रहे, और ऐसा भी ना लगे कि हड्डी के ढांचे के ऊपर चमड़ी का लेमिनेशन करके भेज दिया गया हमको ऊपर से नीचे, भगवान ने जीएसटी पहले ही काट लिया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम कोशिका के इस झिल्ली पर आ जाते हैं। जो कोशिका की झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है मुख्यतः प्रोटीन से, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें। लेकिन जो केंद्रक होता है वो देखो, ठीक है, जो केंद्रक है वह केंद्रक देखो, केंद्रक जो है वह अंदरूनी हिस्सा है, और ये केंद्रक के दो हिस्से होते हैं। एक इसका हिस्सा सबसे अंदर की तरफ न्यूक्लियोलस, और दूसरा हिस्सा होता है इसका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्रोमैटिन के अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि आनुवंशिक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि केंद्रक के अंदर जो दो भाग होते हैं, उन दो भागों में क्या क्या होता है। तो देखो, केंद्रक के अंदर जो दो भाग होते हैं उसमें से एक है न्यूक्लियोलस, नाम क्या है इसका? न्यूक्लियोलस, और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस में होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, और जो क्रोमैटिन है इसमें होता है डीएनए। डीएनए का मतलब जानते हो? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए, और डीएनए करता क्या है? डीएनए जीन इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक जानकारी देता है। क्या देता है? तो याद रखिएगा, आनुवंशिक जानकारी। अब कोई व्यक्ति की बात हम लोग करते हैं, आप सभी लोग जानते ही ना हैं, आनुवंशिक जानकारी जो है, आनुवंशिक जानकारी डीएनए से डीएनए में ट्रांसफर होती है, भाई बाप से बेटे में आती है। या अगर आप हम लोग बात करते हैं जैसे माता और पिता, है ना, वो जो गुणसूत्र होते हैं तो वो 23 गुणे 2 46 गुणसूत्र, और ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं, 46 गुणसूत्र इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि ये 46 के 46 गुणसूत्र हमें एक बच्चे के अंदर आधे पिता और आधे माता की जानकारी देते हैं। और देखो, बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको, रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे बढ़िया तरीका है, लैंगिक प्रजनन सबसे बढ़िया तरीका है, और लैंगिक प्रजनन के माध्यम से ही बेहतर जीन्स बनाए जा सकते हैं। आनुवंशिकी में, जेनेटिक्स में ये बात कही जाती है कि जितना अलग अलग जीन मिक्स होंगे उतना कम आनुवंशिक विकार होंगे। अलग अलग आनुवंशिकी के मिलने से, अलग अलग अनुवंशों के मिलने से आनुवंशिक विकारों के होने की संभावना घट जाती है। अलग अलग जीन्स के मिलने से जेनेटिक डिफेक्ट की संभावनाएं घट जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने कहा न्यूक्लियस हाउस, मतलब कि नाभिक में डीएनए वंशानुगत सामग्री के साथ साथ विभिन्न प्रोटीन और न्यूक्लियोलस भी होता है इसके अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बता देता हूं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर जो नाभिक पाया जाता है वह एक परमाणु झिल्ली में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक है, नाभिक का मतलब ये केंद्रक से है ना, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है केंद्रक से। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक मुख्यतः जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वह केंद्रक मुख्यतः परमाणु झिल्ली में संलग्न होता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना होता।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकार्योट जो होते हैं ना, इसमें प्रोकार्योट जो होते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं। चलिए केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियोलस राइबोसोम के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो दोस्तों, ये जो राइबोसोम होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। काहे कि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ने का कमवा तो यही करता है ना। एक बार याद नहीं, हम आपको बताए थे कि प्रोटीन को कौन कैसे तोड़ता है, सब कुछ बताए थे और फिर डायग्राम बना के पूरा ऊपर एक्सप्लेन कर दिए थे। तो न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं। तो राइबोसोम छोटे कोशिकांग हैं। साइटोप्लाज्म के भीतर आरएनए और विशिष्ट प्रोटीन होते हैं इसमें, ठीक है। तो राइबोसोम जो है, याद रखिएगा, राइबोसोम के अंदर आरएनए विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। और आगे चलते हैं तो आगे चल करके हम लोग ये देखते हैं, ये देखो, ये है ना राइबोसोम, ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्या करता क्या है? देखो, अमीनो एसिड का इस्तेमाल करता है। अमीनो एसिड का इस्तेमाल करने के बाद जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों का निर्माण करता है। ऊतकों का निर्माण होगा कैसे? ऊतकों का निर्माण तभी होगा जब राइबोसोम अपना काम करेगा। सिंपल। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये जानते हो? सौरभ ठाकुर अगर पढ़ाई कर लेगा तो जीवन अच्छा गुजरेगा। सिर्फ शिवानी परमार को जय हिंद करने से और यहाँ YouTube के कमेंट सेक्शन में आकर के बातें करने से दोस्त वो सब नहीं हो सकता जो तुम सोच रहे हो। अब मुझे सीरियसली हंसी आती है कि भाई अगर जीवन में कुछ करना ही है तो YouTube के कमेंट सेक्शन में नवदीप सर की क्लास में आकर के लड़की से बात करने क्या मतलब? ये बताओ, वो भी ओपनली। न जान न पहचान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ भी जीवन में है। ये बताओ, ये जो बैल बुद्धि है ये कब जाएगी जीवन से? ये जो तुम है ना, ये जो तुम ऐसे करके जाला फेंक रहे हो, ये जाला कब जाएगा तुम्हारे जीवन से? पहले ये बताओ। चलो क्या कहा जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के भीतर सबसे बड़े कोशिकांगों में से एक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया है। और याद रखिएगा, अन्य कोशिकांगों की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, अर्धसूत्री विभाजक बनाता है इन्हें, ठीक है। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन और कहाँ हो सकती है? तो याद रखिएगा, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए की इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसे। कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका के भीतर सबसे बड़े कोशिकांगों में से एक है, कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। और यह भी बता दूं, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी याद रखिएगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा है, ये याद रखिएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, यह है ऊर्जा निकलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर होता है रिक्तिका, वैक्यूल। वैक्यूल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, वैक्यूल को कहते हैं रिक्तिका। ये रिक्तिका ऐसी जगहें होती हैं जो कि कोशिका के अंदर का कचरा इकट्ठा करती हैं, और कोशिका के अंदर का कचरा इकट्ठा करने के बाद फिर ये बाहर भेज देती हैं। तो कोशिका के अंदर का जो कचरा होता है, वह कोशिका के अंदर का कचरा बाहर फेंकने का काम होता है रिक्तिका का। तो यह एक ऐसा कोशिका के अंदर कोशिकांग है जो कोशिका के खराब पदार्थ को अपने अंदर रखता है और अपने अंदर रखने के बाद उसे बाहर भेज देता है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए वैक्यूल की जो हमने चर्चा की, रिक्तिका की जो हमने चर्चा की, वह तो है ही। अब देखिए एक और होता है, ये बताइए, कोशिका कंकाल जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका कंकाल कहा जाता है। ये साइटोस्केलेटन, यह कोशिका का शेप बनाए रखने में, कोशिका का जो शेप होता है, कोशिका का जो आकार होता है, उस कोशिका के आकार को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत विशेष, ठीक है। चलो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो मजा आएगा।
ये बताइए किस प्रकार की कोशिकाएं कंपेनियन कोशिकाएं कहती हैं, है ना? पैरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा है, कोलेंकाइमा है, या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार की कोशिकाओं को कंपेनियन कोशिकाएं कहा जाता है? रिक्तिकाएं जंतु में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन रिक्तिकाएं जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें बहुत बड़ी होती हैं। बताओ बताओ बताओ, कौन सी तरह की कोशिकाओं को कंपेनियन कोशिकाएं कहा जाता है? यह आपके लिए एक प्रश्न है। इस प्रश्न का फटाफट उत्तर दीजिए, तब पता चलेगा। Which cells are known as companion cells? ठीक है, जल्दी से बताओ। और दोस्तों इसका सही उत्तर जानते हो क्या? हाँ, ABCD, मतलब जो आपको लगता हो ना, ए से लेकर के ऐसे ABCD, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लग गया धागा, चोर निकल के भागा, ये D ऐसे लिख दो। कुछ भी यार पैरेंकाइमा जो कोशिकाएं होती हैं, पैरेंकाइमा कोशिकाएं कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो पैरेंकाइमा जो है, पैरेंकाइमा कौन सी? कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका का वास्तविक अभिकर्मक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल? रिक्तिका आमतौर पर अनुपस्थित होती है, उनके पास नाभिकीय झिल्ली वाला एक नाभिक होता है। ठीक है। तीसरा, दोनों प्रतिलेखन और अनुवाद साइटोप्लाज्म में होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, क्या सही है? बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल? है ना, बताओ जल्दी से। तो रिक्तिका आमतौर पर अनुपस्थित होती ही है यूकैरियोटिक में, ये तो फिक्स है। फिक्स है कि नहीं? ऑल, हाँ, लहराए, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो वैक्यूल जनरली तो एब्सेंट ही होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका का तो अभाव होता है। जो पादप कोशिकाएं हैं उन्हीं में रिक्तिका पाई जाती है। तो इसमें ऊपर के सभी जो ऑप्शन है वह सही होते हुए हमें दिख रहे हैं। चलिए अब तीसरा हमारे पास जो प्रश्न है, कहाँ था? हाँ, ये है। ये अभी पौधों की कोशिकाएं पढ़ाई नहीं है, तो ये आप बता दीजिए। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, या फिर राइबोसोम, या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्त स्थान, या सेंट्रियोल? क्या है? बताओ जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिए। तो देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्या केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका, ठीक है ना, बड़ी रिक्तिका मौजूद होती है। रुक जा, मजे करवाता हूं भाई तुझे। 24 घंटे के लिए तो तुझे बाहर ना भेजूं तो फिर लानत है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है हमारे पास, जल्दी से बताइए। किस अस्थिमज्जा उत्पादों में वसा कोशिकाएं, उपास्थि और हड्डियां होती हैं? ठीक है ना, मतलब ये बनती हैं। ऐसा क्वेश्चन है, विच बोन मैरो प्रोड्यूसेस फैट सेल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स? बताओ जल्दी से। कौन सा अस्थिमज्जा है जिस अस्थिमज्जा में वसा कोशिकाएं, उपास्थि और हड्डियां वगैरह बनते हैं? ये जल्दी से बताइए, क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? ABCD में क्या सही उत्तर होगा? ठीक है, बनती नहीं है, मतलब कि इससे बने हुए होते हैं। कौन सा बोन मैरो है जो इनसे बने हुए हैं? उपास्थि, हड्डियां और वसा कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो यह है, हाँ, ये रेड बोन, मतलब क्या है ना, रेड बोन मैरो का नाम सुना हुआ है तो रेड बोन मैरो पे टिक मार देंगे। मतलब पता है, इतनी गलती करनी है, इतनी गलती करनी है, और गलतियों सीख भी नहीं लेना। अब जब मैं बोलूंगा कि कम से कम यही लिख देते कि सर नहीं आ रहा, स्किप SKIP, तो पता है क्या बोलोगे आप लोग? ऐसे दांत निकाल दोगे बस, है ना। येलो बोन मैरो, याद रखिएगा, येलो जो बोन मैरो होता है, बिल्कुल सही, येलो बोन मैरो, इस अस्थिमज्जा में वसा कोशिकाएं, उपास्थि और हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है हमारे सामने, ये बताओ, ये क्या है? ये एरिथ्रोसाइट्स, यहां पे उल्टा लिखा है,
एरिथ्रोटिस लिखा हुआ है। एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, या फिर प्लाज्मा है? क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, मैं मेजॉरिटी कह रहा था, जो लोग ध्यान से नहीं करते। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं पढ़े तो तुक्के मार रहे हैं। देखो भाई, एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? इनको मैंने आपको पढ़ाया था, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो देखो दोस्तों, इनके बारे में भी बताया है आपको, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है और एरिथ्रोसाइट्स है। ये तीनों तो हम लोगों ने पढ़े हैं। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न आ जाए कि हाँ, क्वेश्चन ये है, मानव नर में कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच सेल इन ह्यूमन मेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन? अगर ना बने तो ना बनने की स्थिति में आप लोग चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि भैया नहीं आता, स्किप सर, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन गलत उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेडिग सेल्स। ये लेडिंग लिखा हुआ है, लेडिंग नहीं है, लेडिग है, LEYDIG, लेडिग सेल। ये लेडिग सेल जो होती है ना, लेडिग सेल टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए, अब आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। श्वसन वर्णक जो मानव शरीर में रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है संजीव जी, मैं ऐप पर जियोग्राफी पढ़ाता हूं, फटाफट उत्तर दीजिए। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो रक्त में है ना, रक्त में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का जो ड्यूटी है, वह ड्यूटी किसके है? तो वो ड्यूटी लगी हुई है हीमोग्लोबिन की। तो दोस्तों याद रखो। चलो अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ करके ये बताइए कि स्टार्च का एक घटक क्या है जो पानी में घुलनशील पॉलीसैकेराइड भी है? Which is the constituent of starch and also a water soluble polysaccharide? जल्दी से बताइए, सब गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। एमाइलोज है, एमाइलोज नहीं, एमाइलाज होता है ये, एमाइलाज है, फ्रक्टोज है, एमाइलोपेक्टिन है या सेलुलोज है। पानी में घुलनशील एक पॉलीसैकेराइड क्या है इसमें? देखो, एमाइलाज तो एंजाइम है, ये तो आप लोग जानते ही हो। फ्रक्टोज जो है ये सिंगल शुगर है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन का नाम आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन सेलुलोज का नाम ये जरूर सुना है कि ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताइए, पॉलीसैकेराइड हो गया? हाँ, अब आपको लगता होगा ना ना ना, ऐसे नहीं है दोस्त। देखो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से आपको यहां पर उत्तर देने होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे बड़ी कठिनता के साथ जाते हैं। तो स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, याद रखना, स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च के अंदर एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग एमाइलोज, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये एमाइलोपेक्टिन भी है और ये एमाइलोज भी है, यह स्टार्च के ही घटक हैं दोस्तों। स्टार्च का मतलब क्या होता है? स्टार्च का मतलब, वैसे तो आप इसको स्टार्च ही पढ़ते हो, स्टार्च लिख दे रहे थे, है ना, वैसे तो आप इसको क्या पढ़ते हो? वैसे आप इसको स्टार्च ही पढ़ते हो, परंतु स्टार्च के साथ साथ इसको आप वैसे पढ़ो तो मंड पढ़ते हो। ठीक है, और एमाइलोज जो होता है ना, एमाइलोज ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाएगा, घुलता है। और ये जो एमाइलोपेक्टिन है यह पानी में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलता। तो ये याद रखिएगा कि एमाइलोपेक्टिन है, ये पानी में नहीं घुलता, वाटर इनसॉल्यूबल है। एमाइलोज जो है वह वाटर सॉल्यूबल है, स्टार्च का वह घटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमाइलोज। ये देखिए, है ना, याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और
ठीक है, एक और प्रश्न है आपके सामने, ऊतक कोशिका में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से। सचिन देखो, साइंस को बार बार पढ़ना पड़ेगा डियर, एमाइलाज नहीं एमाइलोज, ठीक है। रेस्पिरेशन, अब यहां पर है ना, यहां पर एक क्वेश्चन है कि ऊतक कोशिका में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द टिश्यू सेल इज कॉल्ड। बताओ बताओ सही आंसर। तो देखो दोस्तों, यह जो ऊतक कोशिका में श्वसन होता है ना, ऊतक कोशिका के श्वसन को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको कहा जाता है दोस्तों, ध्यान से, आंतरिक श्वसन कहा जाता है। चलिए, समय जो है वो काफी बीत चुका है, इसलिए हम आपसे विदा भी लेंगे क्योंकि 3 बजे फिर से क्लास होने वाली है हमारी। फिलहाल दोस्तों आप लोग ख्याल रखिए, और ख्याल रखने के साथ साथ आप जाइए गूगल पर जाने के बाद आप अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल करके आएगी। अगर ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप एसएससी अड्डा 24/7 पर हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखते हुए आप देखिए कि सामने एक लिंक लगी हुई है ब्लू कलर से, इसको टच कर दीजिए। तो आप इस लिंक को टच करेंगे तो सीधे यहाँ पर एक बैच की तरफ पहुंच जाएंगे, और ये जो बैच है ना दोस्तों, इसमें 180 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी के साथ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कूपन कोड लगाना है वह कूपन कोड आपको लगाना है Y263। जैसे ही Y263 लगाओगे ना, देखो 911 रुपए मात्र में 6 + 6 महीने की वैलिडिटी का यह बैच आपको मिल जाएगा। तो ALP की तैयारी अगर ढंग से करना चाह रहे हैं तो इस बैच में तुरंत जुड़ जाइए, और कूपन कोड याद रखिए, कूपन कोड है Y263 Y263, इसको फटाफट अप्लाई कर लीजिए। Y263 कूपन कोड को लगा लेंगे, Y263 कूपन कोड लगाने पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो धन्यवाद, फिर ख्याल रखो, जय हिंद जय भारत। फिर मुलाकात होगी आपसे अभी दोपहर 3:15 पर।